Hello students, welcome back to our YouTube channel Arjun's Achiever. So we are back again with another video and in this video we will discuss about nutrition in humans. हमने अपने previous video में पढ़ा था life processes क्या होते हैं और nutrition के कुछ basics पढ़े थे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि humans के अंदर nutrition कैसे होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बेसिक नॉलेज होने के बाद भी एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो वे ऑफ राइटिंग होता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, वो अप टू द मार्क नहीं होता कि वो फुल मार्क्स गेन कर सकें। तो इस वीडियो में हम लोग आपको सिखाएंगे कि वे ऑफ राइटिंग कैसा होता है, कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है, और हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। और पॉइंट्स के थ्रू, ईजी लर्निंग के थ्रू हम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस डाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमंस के अंदर जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, जो भी डाइजेशन होता है, वो सारा प्रोसेस हमारा एलिमेंट्री कैनाल और वी कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों एक ही बात होती है। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है और कैसे हमारे न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग देख रहे हैं, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है। वो हम स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पर। तो काफी मीटर लंबा हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी इसके वेरियस ऑर्गन्स हैं उनका अपना अपना स्पेशलाइज फंक्शन है। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शंस असाइंड होते हैं ऑलरेडी कि क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम लोग इसमें पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर डायग्राम के बाद हम वन बाय वन सारे के सारे ऑर्गन्स को, उनके फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम देखते हैं इसका पहले। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। इस डायग्राम में हमें यहाँ पर दिख रहा है सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहला जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। माउथ से इसीलिए क्योंकि न्यूट्रिशन में फर्स्ट स्टेप होता है इनटेक ऑफ फूड या फिर इंजेशन। तो इंजेशन हम किसके थ्रू करते हैं? माउथ के थ्रू ही हम खाना अंदर इनटेक करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा माउथ। देन उसके बाद जैसे हम माउथ से अंदर एंटर करते हैं तो हमारा आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी होता है माउथ के अंदर वाला जो भी पोर्शन है उसको बकल कैविटी बोलते हैं। और हमारी बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं टीथ, टंग एंड सलाइवा। देन उसके बाद जब हम आगे पास ऑन करते हैं तो ईसोफेगस होता है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो फूड है वो ट्रैवल करता है, हमारे स्टमक तक जाता है। फूड पाइप के बाद आता है स्टमक। स्टमक क्या करता है? हमारे फूड को स्टोर करता है। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, और इसमें दो ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट आर लिवर एंड पेंक्रियाज। तो आइए हम देखते हैं सारे जो भी हमारे पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस। तो यहाँ पर देयर आर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो फर्स्ट पार्ट इज माउथ। तो माउथ इज द ओपनिंग ऑफ बकल कैविटी बाउंडेड बाय लिप्स। तो माउथ ओपनिंग होती है हमारे बकल कैविटी की, हमारी बकल कैविटी ओपन होती है थ्रू माउथ और उसके बाहर बाउंडेड होता है लिप्स से। Then we have buccal cavity. Buccal cavity is also known as oral cavity, which leads to esophagus and pharynx. तो फेरिंग्स आपको पता ही होगा वैसे तो, लेकिन मैं बता देती हूँ फिर भी। फेरिंग्स होती है कॉमन पासेज। जैसे ही हम बकल कैविटी से आगे जाते हैं तो वहां पर एक पासेज होती है जो कि कॉमन होती है, वहीं से एयर भी पास होती है और वहीं से फूड भी पास होता है। उसके बाद आगे जाने के बाद जो फूड है वो फूड पाइप में चला जाता है और जो हमारा विंड है यानी कि एयर है जो भी हमने इनहेल करी है वो विंड पाइप में चली जाती है। तो फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो हमारे बकल कैविटी के अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है टीथ होता है।
टीथ में हमारे कई टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो हर टाइप के टीथ होते हैं और हर टाइप के टीथ का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो अगर हम ऑल इन ऑल अगर कहें टीथ का फंक्शन क्या होता है, तो ऑफ कोर्स वो फूड को च्यू करने में, उसको शॉर्ट मतलब सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, उसको छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, दे हेल्प इन च्यूइंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो हमारे जो आगे के 4 टीथ होते हैं वो होते हैं हमारे इंसीजर्स। तो इंसीजर हेल्प करते हैं हमें बाइट करने में, कोई भी फूड हम बाइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कैनाइन्स होते हैं जो कॉर्नर में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन हेल्प करते हैं कोई भी फूड को टीयर करने में। और जो बाकी के हमारे प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं वो ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं फूड को। देन वी हैव टंग। टंग हमें पता है एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बकल कैविटी के अंदर। जब भी हम कुछ खाते हैं, हम कोई भी फूड खाते हैं, तो हमें फूड को च्यू करते हैं, तो च्यू करने में भी हमारा टंग का भी काम है। और जब सलाइवा के साथ फूड मिक्स होता है तो टंग बहुत अच्छे से मस्कुलर है, क्योंकि इसीलिए वो मूव करती है फ्लेक्सिबली और पूरा का पूरा फूड जो है सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। और इसके अलावा जो टंग है वो स्पीच में, बोलने में भी हेल्प करता है। तो वी हैव, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन माउथ, it is vital for chewing, mixing and swallowing of food. It helps in speaking as well. Then we have saliva. It is watery alkaline fluid having enzyme salivary amylase. तो हमारे माउथ में जो watery fluid present होता है उसको हम saliva बोलते हैं। और saliva के अंदर एक बहुत स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है जो यहाँ पर मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा भी हुआ है, salivary amylase. तो salivary amylase क्या करता है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है यानी कि स्टार्च है, स्टार्च को शुगर फॉर्म में यानी कि सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देता है। इसको हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन, मतलब कुछ पार्ट जो है वो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। salivary amylase changes starch into sugar. तो यहाँ पर एक और बात याद रखने वाली है, that is changes starch into sugar. तो हम यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, फेरिंग्स का मतलब होता है कॉमन पैसेज। जैसे भी हम बकल कैविटी से थोड़ा आगे जाते हैं तो एक पैसेज स्टार्ट हो जाती है जहां से फूड भी पास होता है और वहीं से एयर भी पास होता है, तो उस कॉमन पैसेज को हम बोलते हैं फेरिंग्स। देन वी हैव ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में वी कैन से इट फूड पाइप। तो long, narrow and muscular tube which allows the passage of food to stomach. तो basically it's a tube like structure जो हमारे फूड को क्या करता है, स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। लेकिन जो हमारा फूड है, ऐसा नहीं है कि मैंने फूड इंटेक किया, खाना खाया और खाना से फिर सेल के पेट में चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हमारा फूड पाइप है वो कुछ कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस करता रहता है। जैसे कि फूड गया तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर फूड आगे जाएगा, अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगेन रिलैक्स होगा। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। तो मतलब कि जब भी हमारा फूड अंदर जाएगा तो हमारा ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन रिलैक्स करेगा, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन रिलैक्स। इसी तरह की मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। देन नेक्स्ट वन इज स्टमक। स्टमक हमें पता है, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि जो भी हम खाना खाते हैं सारा पेट में चला जाता है, स्टमक में जाता है। तो स्टमक क्या करता है, हमारे फूड को टेम्परेरीली स्टोर करता है फॉर सम टाइम, फॉर सम आवर्स, वो हमारे फूड को स्टोर करके रखता है। उसके बाद हमारे स्टमक में भी कुछ गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। हमारा जो फूड होता है वो कम्प्लीटली ना ही तो हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो पाता है और ना ही स्टमक में डाइजेस्ट हो पाता है, लेकिन कुछ हद तक क्या करता है, हमारे माउथ में भी डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ हद तक स्टमक में भी हो जाता है। तो स्टमक में हमारे पास 3 गैस्ट्रिक जूसेस है और हमारा जो स्टमक है वो मूवमेंट शो करता है, चर्निंग शो करता है, जिससे जो फूड है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो। तो हमारे पास स्टमक के अंदर 3 गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं,
ठीक है, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ 3 के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट वन इज HCl। HCl सबको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो बैक्टीरियाज को किल करता है। जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो उनको किल करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसी के साथ साथ कुछ दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट होने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा एक एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो एक्टिवेट तभी हो पाता है जब उसको एसिड मिलता है। तो जब HCl एसिड प्रेजेंट होगा तो वो कुछ और दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट होने में हेल्प करेगा, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है बैक्टीरियाज को किल करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन है किल्स बैक्टीरिया टू चेक प्यूरिफिकेशन। तो बैक्टीरिया किल करेगा तो ऑफ कोर्स प्यूरिफिकेशन होगा। देन वी हैव प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और वो एसिडिक मीडियम हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही प्रोवाइड करता है। इट एक्टिवेट्स गैस्ट्रिक एंजाइम। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, तो उसको एक्टिवेट होने के लिए भी ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। सो सेकंड हमारा जो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है दैट इज पेप्सिन। तो पेप्सिन, P4 पेप्सिन एंड P4 प्रोटीन्स। तो पेप्सिन क्या करता है, हमारा जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में, यानी कि प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में। लेकिन पेप्सिन जब तक एक्ट नहीं कर पाएगा जब तक उसको एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा। तो जैसे ही वो एसिडिक मीडियम उसको मिलता है वो फटाफट प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, और डाइजेस्ट करके उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। देन वी हैव म्यूकस। म्यूकस जो होता है, जैसे कि हमारा स्टमक है, तो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, आउटलाइनिंग होती है, वहां पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उससे हो सकता है हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस पूरे आउटलाइन के वहां पर फैला होता है, और वो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे पास 3 हो गए, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl बैक्टीरियाज को किल करेगा और उसके साथ साथ एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। देन वी हैव पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा, और म्यूकस हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नाम है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा जो पार्ट है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो लेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होता है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विड्थ होती है वो काफी पतली होती है। मतलब उसका जो ल्यूमेन होता है वो बहुत नैरो होता है, बहुत ही पतला होता है। अगर हम कंपेयर करें लार्ज इंटेस्टाइन से तो उसका ल्यूमेन काफी पतला होता है, इसी वजह से उसको स्मॉल बोला जाता है। अदरवाइज उसकी जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, ठीक है। बस उसको स्मॉल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नैरो है और बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है। वो कॉइल्ड इसीलिए होती है क्योंकि मान लो कि मुझे इतने से एरिया में एक बहुत लंबी चीज एडजस्ट करनी है, तो अगर मैं उसको स्ट्रेट रखूंगी तो वो ऑफ कोर्स इतने से एरिया में फिट नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसको मैं कॉइल्ड फॉर्म में रखूंगी तो इतनी सी स्पेस में वो फिट हो सकती है। तो हमारे पास इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है कि हम इतनी मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन को प्लेस कर सकें, तो इसीलिए उसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है ताकि कम स्पेस में वो पूरा एडजस्ट हो सके। दैट्स व्हाई इट्स अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। सो देख लेते हैं नोट्स में। लॉन्ग नैरो और कॉइल्ड ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टमक से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन तक एक्सटेंड करती है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ डाइजेशन हमारे माउथ में होता है, कुछ डाइजेशन स्टमक में होता है, लेकिन वो जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद। तो कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 6.7 to 7.6 मीटर लॉन्ग। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6.7 to 7.6 मीटर।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो वेरी कर सकती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, उनकी फूड हैबिट्स पर भी डिपेंड करता है। तो ये वेरी कर सकती है। ये जो लेंथ है एवरेज ह्यूमंस के अंदर जो लेंथ प्रेजेंट होती है वो है। इट सिक्रीट्स इंटेस्टिनल जूसेस लाइक पेप्टाइडेज, लैक्टोज, सुक्रोज एक्सेट्रा। तो जैसे हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, वैसे इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर उन इंटेस्टिनल जूसेस के नाम लिखे हुए हैं, पेप्टाइडेज, लैक्टोज, सुक्रोज एक्सेट्रा। इनके जो फंक्शंस हैं आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बेसिकली ये सारे शुगर को ब्रेक डाउन करने में और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में ही हेल्प करते हैं। देन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछा भी जाता है, दैट इज विलाई। विलाई क्या होता है? तो जब भी फूड हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप अगर आपको याद हो न्यूट्रिशन में, वो था एब्जॉर्प्शन। तो फूड अगर कंप्लीटली टूट चुका है, सिंपल फॉर्म में आ चुका है, तो अब वो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा सेल्स में। तो एब्जॉर्ब होने के लिए हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं विलाई। विलाई जो होती है वो हाईली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल से। तो बेसिकली क्या करती हैं विलाई? एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। मान लो दैट्स अ सरफेस एरिया। अगर मेरे को फूड एब्जॉर्ब कराना है तो मेरे को कोई ना कोई सरफेस चाहिए, तो वो सरफेस होता है विलाई। ठीक है, तो विलाई का काम होता है इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। वो क्या करता है? एरिया प्रोवाइड करता है, ज्यादा से ज्यादा एरिया प्रोवाइड करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब फूड, हमारे डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब हो पाए। और उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, इसलिए ताकि जो भी एब्जॉर्ब फूड है ज्यादा से ज्यादा ब्लड में सप्लाई हो सके, ज्यादा से ज्यादा बॉडी पार्ट्स में पहुंच सके थ्रू ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट कंटेन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है विलाई, दीज आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन वी हैव विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वी हैव लिवर। तो लिवर अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। और लिवर भी कुछ ना कुछ एंजाइम तो सिक्रेट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी अभी पढ़ा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास लिवर और पेंक्रियास के एंजाइम्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो लिवर हमारा सिक्रीट करता है दैट इज बाइल जूस। यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में आप लोगों को दिख भी रहा होगा बाइल जूस लिखा हुआ है। तो लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कहाँ पर लोकेशंस प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जहां पर मैंने स्पॉटलाइट डाला है वहां पर आपको गॉल ब्लैडर दिख रहा होगा। जस्ट ये हमारा ये वाला जो पार्ट है दैट इज लिवर, और लिवर के जस्ट नीचे एक छोटा सा पाउच जैसा ऑर्गन दिख रहा होगा दैट इज गॉल ब्लैडर। तो लिवर के अंदर जो भी बाइल जूस प्रेजेंट होता है उसको स्टोर करने के लिए उसके नीचे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर स्टोर्स द बाइल जूस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, और जो हमारा बाइल जूस है वो कहाँ जाएगा? गॉल ब्लैडर से निकलने के बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लिवर के और पेंक्रियास के दोनों के सिक्रीशंस को रिसीव करता है। तो हमारा बाइल जूस जाता है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और क्या फंक्शन होता है बाइल जूस का? लेट्स सी दैट। तो आइए देखते हैं हम बाइल जूस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, किस चीज में हेल्प करता है। तो पहला फंक्शन हमारे पास है बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटी फॉर्म में या छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। बहुत सारे बच्चे इमल्सिफिकेशन को डाइजेशन के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन डाइजेशन होता है सिंपल फॉर्म में तोड़ना और इमल्सिफिकेशन होता है बड़े साइज से छोटे साइज में ब्रेक करना। तो अगर मेरे पास एक इतना बड़ा फैट का मॉलिक्यूल है सपोज, तो अगर मैं उसको छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में तोड़ दूं तो वो इमल्सिफिकेशन है। लेकिन अगर उसको मैं सिंपल फॉर्म में, जैसे कि फैट की सिंपल फॉर्म होती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, उसमें अगर तोड़ दूं तो वो होगा डाइजेशन। लेकिन अगर उसको मैं छोटे पीसेस में तोड़ दूं तो वो होगा
इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस हेल्प करता है सिर्फ इमल्सिफिकेशन में, ना कि उसके डाइजेशन में। देन वी हैव नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम टू पेंक्रिएटिक एंजाइम्स टू एक्ट। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि कुछ एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए एसिड की जरूरत होती है, जब तक एसिड नहीं मिलता तो वो एक्टिवेट नहीं होते। तो इसी तरह से जो हमारा बाइल जूस है वो बेसिक होता है और बेसिक मीडियम यानी कि एल्कलाइन मीडियम देता है, ताकि पेंक्रियाज से रिलीज होने वाले जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो सके। तो ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए बेसिक मीडियम देता है। नेक्स्ट फंक्शन इज डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया। तो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं थ्रू फूड या फिर किसी भी अदर सोर्स के थ्रू, तो उन सारे हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करने में कुछ हद तक बाइल जूस हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिवर। तो लिवर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी कि लिवर जो होता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। एंड देन हमने पढ़े बाइल जूस के फंक्शन, इमल्सिफिकेशन, किल्स बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्लैंड है वो है पेंक्रियाज। तो जैसे लिवर एक ग्लैंड है वैसे ही पेंक्रियाज भी एक ग्लैंड है। तो जो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का तो लिवर है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पेंक्रियाज। जो पेंक्रियाज है वो थोड़ा सा हमारे स्टमक के नीचे लोकेटेड होता है। ठीक है, और पेंक्रियाज क्या करता है, पेंक्रिएटिक जूसेस, पेंक्रिएटिक एंजाइम्स रिलीज करता है। और वो सारे के सारे पेंक्रिएटिक एंजाइम्स और जूसेस कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यस, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या मतलब क्या क्या हार्मोन्स रिलीज करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है और क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, located just below the stomach, and it secretes 3 enzymes. First one is amylase, second one is lipase, and third one is trypsin. Amylase, lipase and trypsin. तो amylase जैसे हमने salivary amylase पढ़ा था, उसी से हम इसको रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। जैसे हमारा salivary amylase स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता था, तो पेंक्रिएटिक एमाइलेज भी हमारा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, सेम है। देन लाइपेज, लाइपेज से हमें पता चलता है लिपिड्स, लिपिड्स का मतलब फैट, एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिपिड्स। तो लिपिड्स मतलब फैट के बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लाइपेज जो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फैट को। यहाँ पर हम वर्ड डाइजेस्ट यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि फैट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है मतलब लिपिड्स, और उसको तोड़ के किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो या फिर सिंपली आप लोग ये भी लिख सकते हो कि हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाना है, ज्यादा इंप्रेसिव बनाना है, तो हमें ये लिखना होगा कि वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फैट को ब्रेक डाउन कर देते हैं। देन वी हैव ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। सिंपली इतना लिखेंगे तो चल जाएगा कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ठीक है, तो हमारा लिवर एंड पेंक्रियास 2 ग्लैंड्स हो गए हैं, इन दोनों के सिक्रीशंस जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पेंक्रियास में हमने 3 पढ़ा, एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। देन जो 9th पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन सबको पता होगा, और अभी अभी मैंने जो रीजन बताया है आप लोगों को कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको हम स्मॉल क्यों बोलते हैं, हम उसको स्मॉल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका ल्यूमेन काफी नैरो होता है, बहुत पतला होता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो उसको लार्ज इसीलिए बोलेंगे क्योंकि उसका जो ल्यूमेन होता है वो काफी ज्यादा वाइड होता है एज कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन जो उसकी लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। ठीक है, तो अब हमारा पूरा का पूरा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका है, और विलाई के थ्रू डाइजेस्टेड फूड सारा एब्जॉर्ब भी हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ फूड हमारे पास ऐसा है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है और जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो उस फूड का क्या होगा। तो उसके लिए हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे और देखते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है वो उसका क्या होता है आगे जाकर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर। तो जो भी हमारा अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारा पास ऑन हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसके अंदर से जो भी वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी, पूरा का पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू ऑस्मोसिस
अदर सब्सटेंसेस बाय डिफ्यूजन। तो इस अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड में से भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो वापस से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकती हैं। अगर वाटर है तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू होगा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हाई टू लो तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। और अगर बाकी फूड सब्सटेंस या किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट है तो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। तो इस पॉइंट में वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है थ्रू ऑस्मोसिस और बाकी के जो फूड सब्सटेंसेस हैं एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू डिफ्यूजन। नेक्स्ट, वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड एज फीसेस बिफोर रिमूवल थ्रू एनस। और जो भी हमारा फूड अनडाइजेस्टेड है वो फीसेस की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है और जो फीसेस है वो स्टोर हो जाता है हमारा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। और एक समय के बाद जब वो स्टोरेज एकदम फुल हो जाता है तो हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि हमें वो फूड, जो भी वेस्ट फूड है, जो भी फीसेस है, उसको इजेस्ट करना है, बाहर रिमूव करना है। तो नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है हमारा एनस। एनस के थ्रू जो भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब जो भी फूड हमारा वेस्ट बच जाता है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है और इसी के साथ हमारा जो लास्ट स्टेप है इजेशन वो खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है अभी तक उस सबको हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है और हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से और खत्म होता है एनस पर। तो सबसे पहले हमने माउथ में पढ़ा हमारा बक्कल कैविटी के अंदर जो भी होता है सलाइवा होता है, टीथ और टंग होते हैं। टीथ का काम ऑफ कोर्स होता है फूड को च्यू करना, उसको छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना और सलाइवा का काम होता है उसको स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट करना क्योंकि उसके पास सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। लास्टली हमने इसमें टंग के बारे में पढ़ा। टंग जो है वो क्या करता है, हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है और फूड की च्यूइंग में और हमारी स्पीच में भी हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज है जहां से फूड और एयर दोनों पास करते हैं। देन हमने पढ़ा था ईसोफेगस। ईसोफेगस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं और जो हमारा फूड है ईसोफेगस के थ्रू ही स्टमक में जाता है और ईसोफेगस में जो फूड जाता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू स्टमक तक पहुंचता है। उसके बाद स्टमक में हमने 3 तरह के गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में पढ़ा। सबसे पहला हमने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन हमने पढ़ा पेप्सिन एंड देन म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया को किल करता है और इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम उनको प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट इज पेप्सिन। और पेप्सिन में मैंने आपको एक तरीका बताया था पी फॉर पेप्सिन एंड पी फॉर प्रोटीन्स। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। और लास्टली हमने पढ़ा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। उसके बाद हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट है और वहां पर हमारा फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन अपने भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, इंटेस्टिनल एंजाइम्स रिलीज करती है और लिवर और पेंक्रियाज जो हमारे 2 ग्लैंड्स है उनकी सिक्रीशंस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है और वो कम्प्लीटली फूड को डाइजेस्ट कर पाता है। उसके बाद हमने लिवर के बारे में पढ़ा। लिवर जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है और बाइल जूस क्या करता है, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है और बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर और वो एल्कलाइन मीडियम यानी कि बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि कुछ एंजाइम्स जो इनएक्टिवेटेड है वो एक्टिवेट हो जाएं बेसिक मीडियम के थ्रू। देन हमने पढ़ा पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में हमने 3 तरह के एंजाइम्स पढ़े, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज फैट को तोड़कर यानी कि डाइजेस्ट करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है वो सारा का सारा क्या करता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है और जो भी हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस है उनको भी रीएब्जॉर्ब करता है थ्रू डिफ्यूजन और वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है थ्रू ऑस्मोसिस। उसके बाद हमने विलाई के बारे में पढ़ा था। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। और लास्टली हमने पढ़ा एनएस के बारे में। जो भी अनवांटेड वेस्ट फूड है वो रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से, इजेस्ट हो जाता है थ्रू एनएस।
आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और इसी चैप्टर के पार्ट 3 को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।